नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में चरम पर चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री ने राज्य की बदहाली के लिए महागठबंधन को बताया जिम्मेदार। कांग्रेस उपाध्यक्ष का नरेंद्र मोदी पर गुमराह करने का आरोप। घटती सहनशीलता के मसले पर प्रधानमंत्री का जवाब। कहा, कांग्रेस को सहिष्णुता पर बोलने का अधिकार नहीं। कांग्रेस ने बताया राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश। 40 दिन बाद खुली भारत नेपाल सीमा। मधेशियों पर लाठीचार्ज में एक की मौत, कई जख्मी। भारत ने जताई चिंता। भारत इंडोनेशिया के बीच अक्षय ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में 2 समझौतों पर दस्तखत। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर। प्रत्यर्पण संधि में देरी से छोटा राजन की वापसी पर असर नहीं। पूर्व सैनिकों के बाद अब अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों ने खोला मोर्चा। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग। 3 दिन तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार चुनाव के आखिरी दौर के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज 3 रैलियां की। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर दुष्प्रचार की राजनीति का आरोप लगाते हुए राज्य की बदहाली के लिए नीतीश और लालू को आड़े हाथ लिया। वहीं राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर झूठे वादों के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बिहार में आखिरी दौर के चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज पूरी ताकत झोंकते नजर आए। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया, फारबिसगंज और दरभंगा में रैलियां की। पूर्णिया में नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने बिहार की बदहाली के लिए नीतीश और लालू को कसूरवार ठहराया। पूरे चुनाव में न 25 साल के अपने काम का हिसाब दे रहे हैं, न आगे क्या काम करना चाहते हैं वो बताते हैं। वो दिन रात यही कहते हैं, मोदी बिहार क्यों आते हैं। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अररिया, पूर्णिया और कटिहार में चुनावी सभाएं की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन वाले नारे पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए महागठबंधन को जिताने की अपील की। कोई है यहाँ पे जो कह सकता है नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दे दिए? देखो, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी के लिए कभी यहां झूठ बोलते हैं, कभी 15 लाख दे दूंगा, कभी दाम कम कर दूंगा, कभी रोजगार दे दूंगा, कभी मेक इन इंडिया, कभी स्वच्छ भारत। बिहार में 4 दौर में अब तक 186 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आखिरी दौर में 5 नवंबर को सीमांचल और मिथिलांचल में पड़ने वाले 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर कुल 827 उम्मीदवार हैं, जिनमें 58 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार की अंतिम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन को बिहार के पिछड़ेपन और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कामों के बदौलत बिहार की जनता से वोट की अपील की। दरभंगा से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। तो बिहार के चुनावी रण पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर साहब। मणिकांत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आज की रैलियों पर जाना चाहूंगा। जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली है, नरेंद्र मोदी, कैसे लगता है कि सभी अब सिर्फ दूसरे पर हमले की टैक्टिक्स ही, मैं कहूं कि अब बचे हुए दौर में जो है वह रणनीति दिख रही है पार्टियों की? देखिए, ये जिस तरह के हमले हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, लगता यही है कि इसके सिवा इनके पास और कोई ऐसी बात नहीं है, इस तरह के ख्यालात नहीं है ताकि उनसे मतदाताओं को रिझाया जा सके, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। तो ये जो आरोप प्रत्यारोपों का ये तीखेपन के साथ जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इससे शायद ये लग रहा होगा कि लोग भी यही पसंद कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसे वाक्यों से या इस तरह के शब्दों से तालियां ज्यादा बजती हैं तो उनसे वोट भी मिल जाएंगे। ये सारी उम्मीदें अगर इन लोगों को हैं तो ये तलखी अब अंतिम चरण में तो
पहुंच ही चुका है चुनाव, जी। और इसमें जो कुछ करना है वो कर गुजरेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें जो जमीनी मुद्दे हैं बिहार के, वो जिस तरह से हाशिए पर चले गए, जिस तरह से ये क्यों नहीं कहा जाना चाहिए, अगर ये कोई पक्ष कहता है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अगर ये कह रहा है कि बिहार में जो कुछ सरकार ने 10 वर्षों में किया या नहीं कर पाए, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं कर रहे, वो शुरू से ही क्यों केंद्र सरकार की विफलताओं को खोज खोज के और 2-3 मुद्दा बना के और उसी पर क्यों केंद्रित रहे। ऐसा लगता है मणिकांत जी की उसी तरह से जब शुरुआत हुई थी चुनाव प्रचार की, तो विकास, दोनों गठबंधनों की ओर से बात कही जाती कि विकास के फार्मूले पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विकास का मुद्दा भी हाशिए पर है। विकास तो छोड़ दीजिए, विकास का मुद्दा भी मंचों की रैलियों के हाशिए पर है, और सिर्फ दूसरे की टांग खिंचाई या दूसरे पर सीधे आरोप, यही बचा है। देखिए, जातीय दुराग्रह जो है और जातीय मुद्दा जिसको लोग इस तरह से इतना प्रचारित हुआ है, वो लग रहा है कि उसके सिवा और बाकी कुछ नहीं है। और मुझे याद आ रहे हैं वे दिन जब इसी राज्य के एक मुख्यमंत्री, चर्चित मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी, जब उनसे हम लोग एक पत्रकार के रूप में सवाल पूछते थे कि विकास की बातें आप क्यों कम करते हैं, तो वो कहते थे, और उनका एक लाइन का जुमला वो मशहूर है कि विकास से वोट नहीं मिलते। और ये समझ रहे हैं कि अगर जातीय विभेद पैदा करके वोट मिल रहे हो तो ये करेंगे, और ये करते रहे हैं। और बिहार को इस तरह से बिहार ही पीछे जा रहा है, और इसका पूरे देश भर में ये लग रहा है कि विकास के मुद्दों को क्या बिहार के लोग अहमियत नहीं देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो बिहार के लोगों के साथ, लोगों के प्रति जो एक सोच विकसित हुई है, ये बहुत ही दुखद है। और मणिकांत जी, जिस तरीके से मैं कहूं कि जो जातिगत एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया, और इन चुनाव में क्या बीजेपी की मजबूरी बन गया कि अब उस जातिगत कॉम्बो के सहारे आगे बढ़ना और उस जातिगत ढांचे को लेकर हमलावर होना, ये वाकई क्या बीजेपी की मजबूरी था या फिर विकास के मुद्दे पर वो मैं कहूं कि बढ़त नहीं हासिल हो पा रही थी, जो कि इस मुद्दे के जरिए शायद मिलती दिखे? निश्चित रूप से ये मजबूर हुए, और जिस तरह के हमले होने लगे थे, जिस तरह कहा जाने लगा कि ये लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई हो गई है। अब अगर इस तरह की बातें फैलें और आरक्षण का जो एक बयान मोहन भागवत जी का आ गया, और उसके बाद जो बैकवर्ड पोलराइजेशन की बातें इस तरह से जोर शोर से प्रचारित होने लगी, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने समझा कि अब अगर काट के रूप में आक्रामक हम लोग नहीं होंगे तो शायद मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये निश्चित रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि धारा में ये लोग भी बह गए, और ये कहीं से भी उचित नहीं है। और चुनाव के लिहाज से भी कि लोग तब चुनेंगे कैसे? क्या सिर्फ जातीय आधार पर अगर चुने जाएं प्रतिनिधि, तो क्या वो आम लोगों के लिए क्या भला कर पाएंगे? इसलिए कि उनका आधार ही एक सीमित है। बिल्कुल, ये साफ है कि जनता का प्रतिनिधि होगा या फिर जातियों का प्रतिनिधि होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल इन चुनावों के बाद खड़ा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मणिकांत जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। उधर भड़काऊ भाषणों पर अमित शाह, राहुल गांधी और लालू यादव को चुनाव आयोग के नोटिस पर अब बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी और महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर ही अब आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान विवादित बयानों पर फिर से सख्त रुख दिखाया है। ताजा मामला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयानों का है। आयोग ने तीनों नेताओं को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा है। बीजेपी और कांग्रेस इन नोटिसों पर एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। How Rahul Gandhi can use religion in his campaign when he uses word called Hindu and Muslims. Then secondly, Nitish Lalu ji has to also answer how he has commented on the Prime Minister as vampire, and also on Amit Shah ji that he's a man-eater. There is nothing wrong in that. That's a part of the political discourse. It is not an allegation. You have to go by the statements, by the ideology, by the manifestos over the years. It is not something which has happened overnight. आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आयोग को नोटिस का जवाब दिया जाएगा। जवाब देंगे, 4 दिन पहले जवाब दे देंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब आयोग ने विवादित बयानों का संज्ञान लिया है। बयानों को लेकर आयोग पार्टी के नेताओं को कई बार हिदायत दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा रखी है। हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से खास बातचीत की। दोनों गठबंधन लगातार चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी बार बार ये कहते रहे कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, कौन ज्यादा विकास कर सकता है। लेकिन बावजूद इसके बार बार रोज रोज दोनों तरफ के नेताओं से अलग अलग मुद्दों पर बयान आते हैं, शायद जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो आरक्षण की बात हो। शुरू में सबसे बात पहले की थी बीजेपी ने विकास की कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी प्रधानमंत्री ने एरियल टूर नहीं किया था, अमित शाह शायद आए नहीं थे अभी, लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था 60 साल में कुछ नहीं हुआ। और जो उनकी टूर हुए रूरल एरियाज में, और जो दृश्य हेलीकॉप्टर से दिखता है वो रोड से नहीं दिखता। जब हेलीकॉप्टर से देखते हैं तो शायद इतनी नहरें हिंदुस्तान में कहीं नहीं होंगी, कैनाल्स जितनी यहाँ हैं। शायद इतने थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 6,000 के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स कहीं नहीं है। उनकी चिमनियां हेलीकॉप्टर को छूती हैं, कहीं दिखती नहीं है। शायद इतने 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन ट्रेनें कहीं आपको दिखती नहीं है। तो आपको लगता है कि अमित शाह जी का जो पाकिस्तान से संबंधित जो बयान आया वो एक स्ट्रेटेजी के तहत दिया गया बयान था? जब आरएसएस चीफ ने स्टेटमेंट दिया रिजर्वेशन का, तो प्रधानमंत्री जी उसी वक्त उसको पोलराइज करना चाहते। उन्होंने कहा था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, शॉर्ट ऑफ माइनॉरिटी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कह दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो उसका मतलब है कि उन्होंने कम्युनल डिवाइड शुरू कर दिया था। अमित शाह जी ने दूसरा गोला फेंका, उन्होंने और कम्युनलाइज करने की कोशिश की कि अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो उससे वो बूमरैंग हो गया। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अच्छा क्या कांग्रेस वाले और नीतीश वाली पार्टी और लालू वाली पार्टी क्या पाकिस्तानी है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के आला नेता, स्टार प्रचारक और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, जो कि सीधी बातचीत कर रहे थे बिहार के विधानसभा चुनाव पर। कैमरा पर्सन जुनैद खान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पटना। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। इंडोनेशिया के दौरे पर उपराष्ट्रपति, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े समझौतों पर बनी सहमति, प्रत्यर्पण संधि को दिया गया अंतिम रूप, छोटा राजन के प्रत्यर्पण में मदद। देखिए देश देशांतर, उपराष्ट्रपति का इंडोनेशिया दौरा, रात 8:30 बजे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के इंडोनेशिया दौरे पर आज दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में 2 MOU पर दस्तखत किए गए हैं। साथ ही आतंकवाद से निपटने और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। इंडोनेशिया की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने के चलते प्रत्यर्पण संधि लागू करने के लिए जरूरी दस्तावेजों का आदान प्रदान नहीं हो सका। यात्रा के दूसरे दिन जकार्ता में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति मोहम्मद यूसुफ कल्ला की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत की। आतंकवाद से लड़ने और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। We have also discussed the possibility of expanding our cooperation in the field of defense and counter-terrorism through intensification of our existing mechanisms. We share similar positions on global and regional issues including climate change and maritime security and freedom of seas in the South China Sea. इसके बाद दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। इसमें व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनी ढांचा बनाने पर सहमति बनी। भारत और इंडोनेशिया के बीच फिलहाल $20 बिलियन का व्यापार होता है, लेकिन इसमें भारत का शेयर कम है। माना यह जा रहा है कि तमाम और मुद्दों के अलावा इस बार जो बायलैटरल मीटिंग हुई उसमें सबसे ज्यादा फोकस भारत का व्यापार बढ़ाने पर रहा। भारत इंडोनेशिया के बीच अक्षय ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में 2 करार हुए। उपराष्ट्रपति ने इसे कार्बन उत्सर्जन कम करने की ओर उठाया गया कदम बताया। India and Indonesia have committed themselves to reduce carbon emission by 35% and 29% respectively by the year 2030. Indonesia is the largest ASEAN member and India looks forward to its continued support as we move towards increasing our engagement with ASEAN member states. हालांकि प्रत्यर्पण संधि पर दस्तावेजों का आदान प्रदान नहीं हो सका, लेकिन इससे छोटा राजन को भारत लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। Presume and we act on the basis that the treaty is enforced. If required, we will be able to use it. उपराष्ट्रपति ने शाम को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात की। अमृता राय, राज्यसभा टीवी, इंडोनेशिया। और जकार्ता से हमारी सहयोगी अमृता राय जुड़ रही इस वक्त फोन लाइन पर। अमृता, जिस तरीके से पहले दिन कई अहम करार हुए, हालांकि प्रत्यर्पण को लेकर कागज पूरा न होने के चलते शायद वो नहीं हो पाया, लेकिन अगर मैं कहूं कि और क्या अहम करार हैं या फिर जो सेक्टर हैं जिन पर बातचीत अगले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं वहाँ हो सकती है? देखिए, अगले कुछ दिनों में तो ज्यादातर कल का दिन है जिसमें स्पीकर से मुलाकात है और पार्लियामेंट के लोगों से मुलाकात है, वाइस प्रेसिडेंट की। लेकिन आज ही सबसे ज्यादा अहम मुलाकात थी जब यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट के साथ, यानी इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी की, और उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें ऑब्वियसली जिससे भारत में पूरी मीडिया की निगाहें थी। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था, लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि जो माना जा रहा है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो उनका ये मानना है कि उससे कोई खास दिक्कत नहीं आएगी छोटा राजन को भारत लाने में। लेकिन जैसा कि हमने अपनी कहानी में भी बताया कि ज्यादा फोकस भारत का ट्रेड बढ़ाने को लेकर रहा, और ट्रेड में भी आईटी सेक्टर हो या एग्रीकल्चर हो, ऑटो हो या हेल्थ, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस रहा भारत का। और भारत ने अपनी तरफ से यहाँ के प्रेसिडेंट को इनवाइट भी किया है। संभवतः अगले साल के शुरुआती दिनों में ट्रेड के यानी बिजनेस फोरम के साथ प्रेसिडेंट का वहां पर आना तय हुआ है, और उसमें ये माना जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर कोशिश तेज की जाएगी। जी, तो ज्यादा फोकस भारत का व्यापार बढ़ाने को लेकर पूरा फोकस दिख रहा है। अमृता, वहां से इस पूरी बातचीत के लिए और अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त उपराष्ट्रपति संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। We are natural partners in ensuring the development and security of the Indian Ocean and the Pacific littoral region. India, ladies and gentlemen, has a shared vision for a peaceful region and the seas around us. We believe that all trade routes and the sea lanes must be protected from traditional and non-traditional threats, and all countries using these international waters must act with responsibility and restraint. India and Indonesia both have a great need for open trade and the sea lanes that carry it. और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर घिरी केंद्र सरकार का बचाव किया है। बिहार में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने सिख दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को सहिष्णुता पर बोलने का अधिकार नहीं। वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करार दिया है। देश में घटती सहनशीलता के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर पलटवार किया। बिहार में पूर्णिया में चुनावी रैली में उन्होंने 1984 के दंगों का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को सहनशीलता पर बोलने का अधिकार नहीं है। इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन
सिखों का कत्लेआम चल रहा था। कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर 1984 के दंगों का जिक्र छेड़ राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री राजनीतिक कटुता को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये जवाब उन सब लोगों को देना, केवल ये एक 31 साल पहले की त्रासदी का जिक्र करके वो अपने संवैधानिक कर्तव्य से और नैतिक कर्तव्य से मुक्ति नहीं पा सकते। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने भी इस मुद्दे पर पुरस्कार लौटाने वालों की आलोचना की है। Some of these people have been opposing Modi ji even before. These people's heart did not bleed when Sikhs were massacred, when Kashmiri Pandits were thrown out, when opponents were hacked to death in Kerala. इससे पहले रविवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री का बचाव किया था और नरेंद्र मोदी को वैचारिक असहिष्णुता का शिकार बताया था। देश में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को निशाना बना रहा है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। अगले 1-2 साल में गैरकानूनी तरीके से धन रखना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अगले 2 साल में 90 देशों में कर से जुड़ी सूचनाएं अपने आप एक दूसरे देशों को मिलेंगी। वित्तीय लेन देन पर दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अरुण जेटली ने ये बातें कही। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि अगले 1-2 साल में कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए काला धन जमा करना काफी मुश्किल हो जाएगा। रियल टाइम ग्लोबल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाएगा। इसके तहत दुनिया के तमाम देशों में होने वाले वित्तीय लेन देन की स्वतः जानकारी मिलने लगेगी। The activity going on in that direction in the next 1 or 2 years is also going to bring significant results, because with almost real-time exchange of information, its life is going to become extremely difficult as far as the lawbreakers in that regard is concerned. जेटली ने वित्तीय लेन देन की जानकारी को साझा करने के लिए G20 देशों की पहल की तारीफ की। G20 देशों की पहल के बाद ही बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। The G20 has taken an initiative. Various international agencies have now stepped in, and therefore the world is increasingly moving there also towards a situation where you can't shift the profits that you earn out of one jurisdiction and erode the capital base of that jurisdiction itself. बीते साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में हुए G20 सम्मेलन में काले धन की जानकारी को साझा करने से जुड़ा तंत्र बनाने पर सहमति बनी थी। रियल टाइम ग्लोबल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रभाव में आने से करीब 90 देशों में कर से जुड़ी सूचनाएं अपने आप एक दूसरे को मिल जाएंगी। इसके 2017-18 तक लागू होने की उम्मीद है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा में समय पर मजदूरी देने को कहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को बिना किसी देरी के मजदूरों को पैसा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। याचिका में मनरेगा में समय पर मजदूरी न मिलने का आरोप लगाया गया था। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सरकार एक बार फिर घिरती दिख रही है। अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों ने इस बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये लोग वन रैंक वन पेंशन के अलावा बेहतर मेडिकल सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। अपना हक लेकर रहेगा, बोलो अपना हक लेकर रहेगा। अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे ये सिपाही कभी सरहदों के निगहबान थे, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते ये लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। पेंशन में विसंगतियों को लेकर अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड सिपाहियों ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध जताया और अपनी मांगे सामने रखीं। अभी एनडीए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री में बहुत जगह वायदा दे दिया, पैरामिलिट्री के बारे में हम सोच विचार करेंगे, तो वो सोच विचार हो जाएगा। हम प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, अगर नहीं है फिर हमने अगले मार्च में इंटरमिनेंट धरना बनाएंगे। अभी एक टोकन स्ट्राइक है 3 दिन के लिए। देश के दूरदराज इलाकों से आए ये सिपाही दरअसल सेना और अर्धसैनिक बलों को दी जाने वाली सहूलियतों में अंतर से खफा हैं। वन रैंक वन पेंशन, मेडिकल सुविधाएं जैसी तमाम मांगों को लेकर ये लोग 3 दिन तक धरने पर बैठेंगे। अगर एक जवान गोली छाती में खा के जो घर में लेके जाता है, उनको कहते हैं डेड बॉडी।
और डेड बॉडी और जो मटेरियल का दर्जा भी अभी तक नहीं दिया गया। यहाँ पे जो अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानते, हम आजीवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे इस धरने में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी के रिटायर्ड जवान शामिल हैं। वहीं सेना के पूर्व सिपाही मौजूदा 1 रैंक 1 पेंशन के प्रस्ताव के विरोध में अभी भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिम्मेदारी, सामान और सुविधाओं में भेदभाव से नाखुश पैरामिलिट्री के पूर्व सैनिकों ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। 1 रैंक 1 पेंशन पर पेचीदगियों में फंसी सरकार के सामने इन जवानों का धरना चिंता का सबब बन सकता है। कैमरामैन अरविंद के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। नेपाल में सुरक्षा बलों ने आज बीरगंज रक्सौल सीमा को खोल दिया। इस दौरान हुई झड़प में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। सरकार और मधेशी नेताओं की बातचीत नाकाम होने के बाद ये कदम उठाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर इस मसले पर चिंता जाहिर की। 40 दिनों से बंद पड़ा बीरगंज रक्सौल बॉर्डर सोमवार को खुल गया। हालांकि सीमा पर बैठे मधेशी आंदोलनकारियों को हटाने के लिए नेपाली सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। इस रास्ते से करीब 70% द्विपक्षीय कारोबार होता है। यहाँ पे मधेसी लोग जो थे पिछले करीब 1-1.5 महीने से बैठे हुए, तो उनको जो है नेपाल साइड से हटाया गया। नेपाल साइड से कार्रवाई की गई है। तो उसके बाद से आज सुबह से गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर में तो कोई दिक्कत है नहीं। सीमा खुलने के बाद सामान से लदे करीब 170 ट्रक नेपाल से भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। हालांकि भारतीय सीमा से नेपाल में किसी ट्रक ने प्रवेश नहीं किया है। आवाजाही से ट्रक चालकों ने राहत की सांस ली है। 3 महीने हो गए यहाँ नेपाल में आए हुए, फंस गए थे जाम के कारण। आज हम इंडिया में बहुत आके खुशी हुए हैं, जा रहे अपना परिवार से मिलने के लिए। बहुत हमें खुशी हो रहा इस बात सुन के कि आज जो बॉर्डर खुल गया है। इधर मधेशी समुदाय ने सरकार पर दमन का आरोप लगाया है। फिर सुबह में एक बैग लोग सोए हुए थे 5 बजे के करीब में, 4:45 बजे। इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा की तादाद में नेपाली फोर्स यहाँ आया, बंदूक लेके आया, लाठी लेकर के आया। वो सशस्त्र फोर्स था। आकर के शुरू से ही टेंट में जो सोए हुए लोग थे उन लोगों को लात से और लाठी से मारने लगे। मधेशी समुदाय सितंबर में अपनाए गए नए संविधान का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि नया संविधान उनके हितों के खिलाफ है। इस आंदोलन में अब तक 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंदोलन की वजह से नेपाल में जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित थी, जिससे नेपाल में ईंधन का संकट गहरा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हाशिम अब्दुल हलीम का आज निधन हो गया। वो 80 साल के थे। हलीम वाम मोर्चे के कार्यकाल के दौरान 1982 से 2011 तक करीब 29 वर्षों तक राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 1977 से 1982 तक प्रदेश के कानून मंत्री का पदभार भी संभाला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक जताया। वहीं सीपीएम ने भी उनके निधन को एक बड़ी क्षति करार दिया है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।